अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार के 4.5 साल के कार्यकाल और उस पर आयोजित कार्यक्रम, सरकार की उपलब्धियां और सरकार की नाकामियां। सत्ता पक्ष किस नज़रिए से देख रहा है इन 4.5 साल को, जनता किस नज़रिए से देख रही है और विपक्ष किस नज़रिए से देख रहा है, आज हमारी डिबेट का ये प्रमुख बिंदु है। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश में चुनाव को अब महज कुछ महीने का वक्त बचा है। अगले 2 से ढाई महीने के बाद उत्तर प्रदेश इंटेंस इलेक्शन के कैंपेन में जाने वाला है। दिसंबर महीने से प्रचंड तरीके से उत्तर प्रदेश के भीतर चुनावी सरगर्मियां तेज होंगी। सरकार के पास अब 2 से 3 महीने का वक्त है। इसलिए सरकार ने 4.5 साल का जश्न मनाया, जो कि अब तक नहीं मनाया जाता था। 4 साल का जश्न, 5 साल का जश्न, 3 साल का जश्न होता था, पर यह सरकार ने 4.5 साल का भी जश्न मना लिया। बड़ा इवेंट आयोजित किया गया। हर मंत्री, हर विधायक, मुख्यमंत्री, तमाम और भी पार्टी के वरिष्ठ लोगों ने उत्तर प्रदेश में घूम घूम कर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी सरकार के कार्यों की उपलब्धि बताई। 4.5 साल में सरकार की परफॉर्मेंस को लेकर सत्ता पक्ष की तरफ से बहुत बड़े बड़े दावे किए गए हैं और कहा गया है कि उन्होंने घोषणा पत्र की तमाम चीज़ें पूरी कर दी हैं। क्या वाकई में ऐसा है? हम इसे आज इस कसौटी पर कसने वाले हैं। क्या जितने भी वायदे 2017 में किए गए थे, क्या वो सभी वायदे पूरे हो गए हैं? आज हम इसकी समीक्षा करेंगे। क्या जो कुछ भी प्रॉमिसेस यूथ से, महिलाओं से, किसानों से, मजदूरों से, व्यापारी समाज से, पिछड़ा दलित समाज से, अगड़े वर्ग से किया गया था, क्या वो पूरा हुआ है? हम इसकी विवेचना करेंगे। हम ये समझने की भी कोशिश करेंगे कि कोरोना के 1.5 साल, लगभग 1.5 वर्ष, ये किस प्रकार से हैंडल किए गए। उत्तर प्रदेश की कोरोना को लेकर स्थिति क्या रही है। कोरोना की विभीषिका में हमने अपने कितने भाई बहन गंवाए हैं, अपने प्रदेश के प्यारे भाइयों को किस प्रकार से हमने खोया है, और कोरोना के बाद की ज़िंदगी लोगों की किस प्रकार से बदली है। हम इस विषय को भी आज अपनी समीक्षा में सम्मिलित करना चाहते हैं। सरकार कहती है कि 4.5 साल उसने बहुत कमाल किया है, पर विपक्ष और जनता के पास उसके लिए तमाम सवाल हैं। ये सवालों का जवाब कौन देगा? क्या वाकई में 4.5 साल में कमाल हुए हैं? क्या वाकई में विपक्ष के पास इतने सवाल हैं कि वो सरकार को घेर पाएगा? और जनता इस पर क्या नज़रिया रखती है? हमें इसको एक विस्तृत कैनवस पे ले जाकर समझने की आवश्यकता है, ताकि हम ये समझ सकें कि राजनीतिक दल वायदा जो करते हैं, शासन में आने पर क्या वो पूरे होते हैं। हमें इस पर के बारे में भी देखना होगा। क्या हमें अच्छी सड़कें मिली? क्या अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हमें मिला? क्या पुल मिले? क्या नई मेट्रो बनी? क्या नए हाईवेज तैयार किए गए? क्या अस्पतालों के लिए बेहतरीन कोई इंतजामात किए गए? क्या नए उद्योग धंधे लगे? और अगर लगे तो उसमें कुछ लोग, कितने लोगों को फ़ायदा हुआ? और उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था कहाँ पहुँची? क्या हर हाथ को काम मिला? कोरोना के बाद लोगों की जो ज़िंदगी बदली, उसको आबाद करने के लिए सरकार ने क्या किया? बहुत ढेर सारे प्रश्न हैं। सरकार अपनी उपलब्धियों का ढिंढोरा पीट रही है और विपक्ष उनकी नाकामियों का शंखनाद कर रहा है, लेकिन जनता खामोश है। उत्तर प्रदेश का मतदाता चुनाव आने के पहले खामोश हो जाता है। जैसे जैसे चुनाव की आहट तेज हो जाती है, उसकी खामोशी बढ़ती जाती है, और इस कदर खामोश हो जाता है कि कई बार बड़े बड़े दिग्गज, बड़े बड़े महारथी, बड़े बड़े पॉलिटिकल एक्सपर्ट जनता की नब्ज को समझने में नाकाम होते हैं। ये उत्तर प्रदेश है। यहाँ का बच्चा बच्चा राजनीति जानता है। जिन्हें लगता है कि इन्हें राजनीति की समझ नहीं है, उन्हें उत्तर प्रदेश के गांव गलियारों में, मजरे और पूर्वे में, चाय और पान की दुकानों में ज़रूर जाना चाहिए। वहाँ राजनीति की ABCD से लेकर PhD तक की डिग्री हमारे उत्तर प्रदेश के हमारे भाई बहन देने को तैयार और हमेशा तत्पर बैठे रहते हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश के मतदाताओं को समझना कई बार बहुत कठिन होता है। लेकिन एक आकलन आप ये कर सकते हैं कि 2007 से हमारे उत्तर प्रदेश के लोगों ने ये तय किया है कि जिसे देंगे छप्पर फाड़ कर देंगे और जिससे छीनेंगे उसको कंगाल कर देंगे।
कहने का तात्पर्य यह है कि 2007 से हमारे यहाँ बहुमत की सरकारों का चलन आ गया है। लूली, लंगड़ी, विकलांग, दिव्यांग, इन सरकारों का दौर उत्तर प्रदेश से खत्म हो चुका है। वो अंधकार भरा युग खत्म हो गया है जब गठबंधन की सरकारें और लाचार मजबूर सरकारों का दौर था। अब जिसकी भी आती है पूरी आती है, चाहे मायावती की आई हो या अखिलेश यादव की आई हो या फिर भारतीय जनता पार्टी की। तो आज हम एक विस्तृत विवेचना करने वाले हैं, समीक्षा करने वाले हैं जनता की तरफ से। कुछ बयान सुनिए आप। यही तो सुशासन है, जहां पर गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए शासन की योजनाओं का लाभ देना, उनके मन में शासन प्रशासन के प्रति एक विश्वास जागृत करना और उन्हें शासन की योजनाओं के साथ जोड़ करके प्रदेश को सर्वांगीण विकास के पथ पर अग्रसर करने की दिशा में आगे बढ़ा देना। और यही तो एक पहचान इस नए उत्तर प्रदेश की है, नए भारत की इस नए उत्तर प्रदेश की है। तस्वीर उन्होंने इस तरह से बदली कि इस प्रदेश की तकदीर ही बदल दी। उन्होंने तस्वीर नहीं बदली, तकदीर बदल दी है, बिल्कुल गड्ढे में डाल दिया। सड़क ही गड्ढों में नहीं पाई जा रही, बल्कि पूरा प्रदेश गड्ढे में पहुंच गया। 4.5 साल में उत्तर प्रदेश में न गुंडाराज खत्म हुआ है, न भ्रष्टाचार खत्म हुआ है, नफरत बढ़ी है, मुकदमे लिख के विपक्षियों को दबाने की कोशिशें की गई हैं, लोकतंत्र की आवाज को कुचलने की कोशिश है। कमाल है, एक ऐसी सरकार है जो 4.5 साल में उत्तर प्रदेश को विनाश की तरफ लेके गई है। और जब यहाँ समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो उत्तर प्रदेश विकास की तरफ जा रहा था। मुझे लगता है भाजपा की सरकार ने होर्डिंग लगाने का काम किया है, प्रचार प्रसार काम किया है, आयोजनों का काम किया है। उत्तर प्रदेश की जनता के लिए सिर्फ और सिर्फ धोखा मिला है। तो आज जनता की तरफ से समीक्षा करते हैं। मेरे साथ आज ओपी पांडे भारतीय जनता पार्टी से हैं, उदयवीर सिंह समाजवादी पार्टी से हैं, सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस से हैं, डॉक्टर एमएच खान ज्वाइन कर चुके हैं मुझे, बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, हेमंत तिवारी जी मुझे थोड़ी देर में ज्वाइन करने वाले हैं, और दीपक वाजपेयी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, वो भी मुझे ज्वाइन करेंगे, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप सभी का। ओपी पांडे जी, मैं कार्यक्रम की शुरुआत आपसे करना चाहता हूँ। अब तक तो हमने सुना था कि 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल के उपलब्धियाँ होती हैं। ये 1.5 वाली उपलब्धियाँ के क्या आइडिया कहाँ से आया? व्हाट है मतलब मैजिक आइडिया है? नहीं देखिए, हम लोग तो, मैं इंजीनियर हूँ मिश्रा जी, तो इंजीनियर काम होता है किसी चीज़ को जितना अच्छी मॉनिटरिंग होगी उतना अच्छा काम होगा। तो जितनी सघन मॉनिटरिंग होगी, अगर 4.5 साल में हम अपनी उपलब्धि को मॉनिटर कर रहे हैं, जो हमने टारगेट रखा है उस टारगेट को हमने कितना फुलफिल किया है, लोगों को बता रहे हैं कि ये चीज़ें हो गई है, कहीं अगर कमी होगी वो बात आएगी उसको भी पूरा किया जाएगा। क्योंकि हमारा लक्ष्य ये है कि 5 वर्ष होते होते जो भी हमने लक्ष्य रखे हैं, कोरोना काल के बावजूद, क्योंकि 1.5 साल बहुत कष्ट के काल थे, हमें काम करने में दिक्कत थी, जनता भी दिक्कत थी, उसके बावजूद हमारी सरकार ने इतनी बड़ी उपलब्धियां हासिल करने की कोशिश की और उस कोशिश में सफलता प्राप्त की। आप अपनी सरकार के 4.5 साल के कार्यकाल से कितना संतुष्ट हैं? नहीं, पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं। क्या आपको लगता है कि सभी वायदे आपने पूरा किए? लगभग। पर आपने तो कहा था कि आप 70 लाख लोगों को, यानी 14 लाख, आप 70 लाख नौकरी देने की बात थी आपकी। क्या 70 लाख लोग नौकरी पा गए यूपी में? नहीं देखिए, नौकरी में 2 तरह की नौकरियां होती है। कुछ नौकरियां सरकारी क्षेत्र में होती है, कुछ निजी क्षेत्र में होती है, और कुछ नौकरियां ये टर्म्स कंडीशन आपने वोट लेते वक्त बताई थी? नहीं देखिए, ये तो कि नौकरियां 2 तरह की होती हैं। नहीं ब्रिजेश जी, आप समझते हैं कि अगर सरकारी क्षेत्र में पूरे भारत में ही कुल 2 करोड़ नौकरियां हैं, पूरे केंद्र सरकार, राज्य सरकार, PSU मिलाकर 70 लाख। मैं वही एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि देखिए, हमने करीब 8 लाख नौकरियां सरकारी क्षेत्र में दी हैं, जिसमें कहाँ दी हैं? 4 लाख तो आप खुद ऑफिशियली दावा करते हो, वो लिस्ट आज तक नहीं दी। नहीं, 4.5 लाख सुरेंद्र राजपूत को भेजिए, अलग से तो मैं नहीं कहता। नहीं, 4.5 लाख जो है रेगुलर नौकरियां हैं और 3.5 लाख संविदा की है, दोनों मिलाकर 8 लाख होती हैं। इसके अलावा बात तो आपने 70 लाख की प्राइवेट सेक्टर में बड़ी संख्या में नौकरियां मिली हैं, और MSME वगैरह मिला करके ये संख्या करीब 1.5 से 2 करोड़ के बीच होती है कि जहां पर रोजगार लोगों को मिला है। उत्तर प्रदेश की सड़कें आपने देखी हैं, कभी ट्रेवल किया उनमें? निश्चित रूप से, मैं तो पूरे प्रदेश में ट्रेवल करता ही रहता हूँ। खान साहब की चुनौती पिछली बार स्वीकार नहीं कर पाए थे आप? नहीं, चुनौती मैंने स्वीकार कर लिया है, और अभी भी खान साहब जब चलना चाहें चला जाएगा इनके साथ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो लखनऊ पूर्व में निवास करता हूँ, उस क्षेत्र में मैं सक्रिय हूँ। आप अपनी सरकार को 10 में कितने नंबर देंगे? 10 में से हम 10 देंगे। अब इतना भी मत दो, ज्यादा नहीं है? नहीं, अब इसमें
उदयवीर सिंह, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और एमएलसी, शुक्रिया आपका उदयवीर जी। सरकार कह रही है कि उसने कमाल कर दिया है, एकदम धोती फाड़ के रुमाल कर दिया है। पांडे जी ने 10 तो आपकी पार्टी क्यों कह रही है कि कोई कमाल ही नहीं हुआ, बल्कि सवाल खड़े कर रहे हो आप? पांडे जी ने 10 में 10 नंबर देते देते खुद ही हंसी निकल गई। तो जब वो शालीनता में निकली, उनकी खुद की हंसी निकल गई, रोक नहीं पाए, तो जनता और हम लोग क्या करेंगे आप समझ सकते हो। मैं तथ्यपरक बात करना चाहता हूँ। इन्होंने कहा कि मॉनिटरिंग कर रहे हैं हम 4.5 साल बाद। 3.5 में क्यों नहीं की थी? 2.5 में क्यों नहीं की थी? चलिए ठीक, मॉनिटरिंग का मतलब प्रचार प्रसार होता है। करोड़ों रुपया प्रदेश का आप अखबारों के पूरे पेज विज्ञापन में निकाले हैं। अखबारों के पेज खरीद के अपने नाम से किसी न किसी से ऑडिटोरियल लिखवा के छपवाए हैं। तो ये मॉनिटरिंग होती है क्या? कितनी इंजीनियरिंग में कितने इस तरह की मॉनिटरिंग इन्होंने की? सवाल ये है, आपने सबसे पहले कहा इस देश का प्रदेश का सबसे बड़ा वर्ग है किसान वर्ग। आपने कहा किसान की आय दुगना करेंगे। किसान की आय इनपुट्स, खाद, बीज, बिजली, पानी सबके बढ़ने से आधी रह गई। आपने कहा था 15 दिन के अंदर गन्ने का पेमेंट होगा। अगर 15 दिन के अंदर पेमेंट नहीं होगा तो हम ब्याज देंगे। जी, पेमेंट हो गया 15 दिन का, आज तक 15 दिन तक का क्या 1 रुपया पूरे प्रदेश में किसी ने ब्याज दी? आपने दूसरी बड़ी बात कही कि हम भागीदारी देंगे जनता को, सब वर्गों को, सामाजिक न्याय सुनिश्चित करेंगे, सबका साथ, सबका विकास, सबको भागीदारी देंगे। कि स्वतंत्र देव सिंह और केशव मौर्य जी तो बेचारे स्टूल से कुर्सी पर नहीं पहुंच पा रहे। आपने मुख्यमंत्रियों का सपना दिखाया। आपने कहा नौकरियों में भ्रष्टाचार हुआ, आप एक आदमी को दंडित नहीं कर पाए। और किसी भी वर्ग को नौकरी देने की बात छोड़ो, आपने नौकरी छीन ली। तो इन 5 वर्षों ने आपने ये साबित पर किया। ये 2 तरह की नौकरियां कैसी होती हैं? वो दूसरी तरह की भी नहीं दे पाए। लोगों का रोजगार बंद हुआ, कोई इन्वेस्टमेंट आया नहीं। इतनी बड़ी बड़ी मीट की और उन्होंने तमाम पैसा बर्बाद किया। जो अखिलेश यादव जी के समय में फर्स्ट फेज का इन्वेस्टमेंट आया था, भाई जिसने जमीन ले ली आपसे वो तो बिल्डिंग बनाएगा ही ना। कोई नया इन्वेस्टमेंट बता दें। टाइम कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है, कोई कुछ चू नहीं कर सकता, नहीं तो घर गिरा देंगे। आपको याद नहीं है इटावा का एसपी क्या कह रहा था कि बहुत मारा है विधायक जी और सांसद जी, वो विधायक जी और जिलाध्यक्ष जी कट्टा बंदूक बम लेके आए हैं। किसी पर कार्रवाई हुई, गिरफ्तारी हुई क्या जिलाध्यक्ष? उस एसपी का तबादला हो गया। एसपी का तबादला हो गया। और लखीमपुर में महिला के साथ क्या अपराध था? पर्चाई भरने तो जा रही थी। तो सवाल ये है, तो आप 10 में कितने नंबर दोगे उदयवीर जी? न कोई काम है, न कोई बताने को बात है, केवल असभ्य भाषा बोलकर मुख्य मुद्दों से विषय को भटकाना चाहते हैं। तो आप उनके असभ्य भाषा या ऐसे सवाल जो शब्द उठाते हैं उस पर आप ओवर रिएक्ट क्यों करते हैं? हम कहाँ कर रहे हैं रिएक्ट? हमने तो कोई रिएक्शन नहीं किया। हम तो आपको कारण बता रहे हैं। लोग सोचें कि इस भाजपा वाले पगलियाए क्यों हैं? इसलिए पगलियाए कि 4.5 साल हो गए, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। क्या बताएं लोगों को? तो 10 में कितने नंबर दोगे आप? अब नंबर आप ही दे दो, मैंने तो बता दिया। इतना कुछ तो किया नहीं है। कोरी कॉपी पे कुछ नंबर होते हैं क्या? अच्छा, कॉपी ही कोरी है। खाली कॉपी पे क्या नंबर दें? ऊपर से बाबा जी का अहंकार और है। पत्रकार भी गाली खा गए। पीटीआई वालों को याद होगा, कुछ एएनआई वालों को याद होगा, तमाम जेल चले गए। तो वो दंड और मिलना है। बहुजन समाज पार्टी नंबर तो छोड़ो, दंड और मिलना है। बहुत शुक्रिया आपका उदयवीर जी। खान साहब, बहुत स्वागत आपका। सरकार कह रही 4.5 साल में उसने कमाल कर डाला है, चमत्कारिक प्रदर्शन किया है। आपका क्या नजरिया है? अभी मैं सतीश मिश्रा जी को सुन रहा था आपके पहले, वो तो कह रहे पूरा प्रदेश ही गड्ढे में चला गया है। इतनी निराशाजनक बातें। नहीं मिश्रा जी, बिल्कुल बात आपकी सही है। और ये 4.5 साल का इन्होंने अपना रिपोर्ट कार्ड पेश किया है। मैं अभी कल बनारस से और इलाहाबाद से लौटा हूँ। जो सफ़र 4 घंटे में होता था वो 8 घंटे में हुआ है। गड्ढा ही गड्ढा है, बिल्कुल गड्ढा ही गड्ढा है। अगर ड्राइवर बच के न चले तो गाड़ी पलट जाएगी। अब वहीं हमने देखा है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का। हमने कहा जरा इस पर चल के देखते हैं कहाँ तक पहुँचे हैं। अभी 1 किलोमीटर गए नहीं थे कि वहाँ पर पुल बंद है। कल ये पूर्वांचल एक्सप्रेस बना दिया। तो एक कमाल है। हमने तो चैलेंज किया था कि ये सुषमा हॉस्पिटल से मुंशी पुलिया तक चल के दिखा दो तो मैं गुलामी लिखा लूंगा। कोई तैयार नहीं इस बात को सुनने के लिए। आपने तो बात पकड़ ली है। अब देखिए इनका काम नहीं, हम चल रहे हैं, हम देख रहे हैं इन्होंने क्या काम कि प्रचार और प्रसार में लाखों रुपया खर्च कर दिया। आप जैसे पत्रकार जो है, जो सही खबरें दिखा रहे थे,
आपके ऊपर ईडी का छापा डलवा दिया। ये काम किया इन्होंने 4.5-5 साल में। 4.5 साल में ये काम किया है कि ईमानदार आदमी को दबाओ, ईमानदार आदमी को कुचलो, किसानों को दबाओ, किसानों को कुचलो। आप बताइए, आज 600 से 700 किसान शहीद हो गए, इनके कान पे जूं नहीं लग रही है। 14 से 18 हजार करोड़ रुपया किसानों का बाकी है। अब क्यों बाकी है? गन्ना बोते हैं किसान, उगाते हैं किसान, फिर चीनी मिल तक पहुंचाते हैं, अपने गन्ने का दाम उनको नहीं मिल रहा है। ये बड़े गर्व से कहते हैं मैंने इतना पेमेंट करा दिया। ये बता रहे हैं कि कोरोना के टाइम इन्होंने बहुत शानदार काम किया। कोरोना में पूरी दुनिया में उत्तर प्रदेश की धूम हो गई। क्या ये सही बात है? मिश्रा जी, आप कोरोना काल में आपके चैनल ने भी दिखाया था कि जहां ये वैकुंठ धाम है वहां सैकड़ों लाशें जल रही थी, तो वहां टी शेड लगाया गया कि पब्लिक देख ना पाए। किसी को दवा, आपने खुद बताया है कि मलिहाबाद के एक परिवार में 8 लोग मर गए। 8 लोग मर गए, उनको ना दवा मिली, ना इंजेक्शन मिला, ना बेड मिला, ना ऑक्सीजन मिला। ये तो क्या कारनामा है? फिर ये कैसे ऐसा कह पा रहे हैं कि देश दुनिया में इनकी मॉडल की सराहना हो रही है? ये कैसे ये दावा कर पाते हैं? मतलब कहां से आती है ये आवाज? ये बता तो रहे हैं, ये आवाज आती है, जनता इनको आवाज की बताएगी। पेट्रोल का दाम कहां गया, डीजल का दाम कहां पहुंच गया? 2017 में कितना था, आज 2020 में कितना है? आप देखिए गैस का दाम कितना हो गया। और हाथरस कांड हुआ, दलित महिला के साथ रेप हुआ, इनका आईजी लॉ एंड ऑर्डर कह रहा रेप हुआ ही नहीं, और उसके बाद जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो पता चला रेप हुआ है। तो क्या हटाया इन्होंने इसको? नहीं हटाया, नहीं, आज भी बना बैठा है वो। तो और 2 बजे रात में हिंदू मैथोलॉजी के खिलाफ आग स्प्रिट डाल के जला दिया उसको। आप बताइए कि खुशी दुबे का दर्द किसी को है कि नहीं है? खुशी दुबे नाबालिग बच्ची है, उसके पति का जो भी दोस्त पर वो तो दावा कर रहे हैं कि 350 सीटें जीत कराएंगे। 350 चार्जशीट तक दाखिल नहीं किया। 2017 से ज्यादा यही सारे काम है इनके हैं। 2017 से ज्यादा सीटें जीत के आएंगे। यही सब काम है इनके विषय मिश्रा जी। 350 सीटों का दावा कर रहे हैं। दावा तो कोई कुछ भी कर सकता है। किसी ने 400 का दावा कर दिया है, किसी ने 350 का दावा कर दिया है। बहुजन समाज पार्टी का दावा है कि पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी और 2022 में बहन कुमारी मायावती जी मुख्यमंत्री बनेंगी, और जितना इन्होंने अत्याचार किया है सारे मुकदमे कायम किए जाएंगे, सबको जेल में डाला जाएगा। धमकी दे रहे हो खान साहब जेल भेजने की? बिल्कुल, अन्यायियों के खिलाफ, गुंडों के खिलाफ, जो जिन लोगों ने गरीबों को सताया है उनको जेल में डालने का काम बहन कुमारी मायावती जी करेंगी। क्या अफसरों के खिलाफ भी मुकदमा करोगे, उन्हें भी जेल डालोगे? आप डरा रहे हो ब्यूरोक्रेसी को। बिल्कुल, जिन अफसरों ने अनदेखी किया, जैसे लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस का एडीजी लॉ एंड ऑर्डर कह रहा कि रेप नहीं हुआ, ऐसे लोगों को सजा दी जाएगी। क्यों नहीं दी जाएगी साहब? जिन्होंने गलत बयानी किया, जिन्होंने समाज को गिराने का काम किया, जिन्होंने जनता को मारने का काम किया, लाठीचार्ज करने का काम किया, उनको जांच करेंगे। जांच करने में सत्यता आएगी तो जेल में डालेंगे उनको। ऑलराइट, सुरेंद्र राजपूत जी बहुत शुक्रिया आपका कार्यक्रम को ज्वाइन करने के लिए। सरकार कह रही है कि 4.5 साल में जश्न मनाया गया, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? दूसरा, सरकार कह रही है उसने तो कमाल कर दिया है, आपको दिख क्यों नहीं रहा है? अब सरकार सवैया, डेढ़ा, पौना और इक्के में चलने लग गई है ब्रजेश भाई। आगे आकर के ये 3.25 साल का भी करेंगे, 4.25 साल का भी करेंगे। इन लोगों के पास सच ये है कि तुकबंदी के अलावा कुछ नहीं है। हाँ, विकास भी हुआ और बहुत अच्छे काम भी हुए हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। काम हुए हैं अपराधियों। मैं तो एक प्रस्ताव देता हूँ, मासिक कर लो। हाँ, मासिक कर लीजिए। नहीं, डेली काहे नहीं कर लेते हैं सर? हम तो वही तो कह रहे हैं ना। हमें बचपन में सवैया, डेढ़ा और पौने का पहाड़ा सिखाया जाता था। उस चक्कर में हमको नैनीताल से गांव के स्कूल में भेजा गया था। हमें नहीं पता था कि ये सरकार आएगी तो ये सवैया, डेढ़ा, पौने का पहाड़ा भी याद आएगा। अच्छा किया था उन लोगों ने। मैं आपको बताऊं, इसमें विकास हुआ है। पांडे जी बैठे हैं, बिल्कुल सही इन्होंने कहा। यहां पे उत्तर प्रदेश के तमाम सारे के सारे बड़े अपराधी कमल छाप साबुन से धुल करके आज की डेट में समाज सेवी हो गए हैं। ये एक बड़ा विकास है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। इसमें एक बड़ा विकास है कि बेरोजगारी की दर उच्चतम इस प्रदेश में पहुंच गई है, जो 45 वर्षों में नहीं थी। आप नौकरियां देने की बात तो छोड़ दीजिए, नौकरियां इन्होंने सीएमई का आंकड़ा कह रहा है, मेरा नहीं कह रहा है, कि पूरे देश में 15 लाख अगस्त के महीने में गई और उत्तर प्रदेश में लाखों नौकरियां छिन गई हैं। तीसरी बात, आप ही के चैनल पे मैंने सुना था एमएसएमई
की जो यूनिट्स हैं, जितनी यूनिट है, 1/3 यूनिट तो बंद हो चुकी हैं और 1/3 बंदी के कारागार पर हैं। दूसरी बात जो इसमें कहते हैं लोग, इतना झूठ छल कपट करते हैं ब्रजेश भाई, कहते हैं साहब हमने इतने लाख करोड़ दे दिया। जब एमएसएमई को उनसे आप गुणा करते हैं तो पर एमएसएमई 20,000 की क्या नाम लैंडिंग आती है इसकी बैंक के फाइनेंस की। 20,000 में वो जो कंपनी का मालिक है खुद की तनख्वाह लेगा, एमएसएमई का काम करेगा या अपने 10 वर्करों को तनख्वाह देगा। इस चीज को देख लीजिए, इनकी कितनी भी कोई योजना उठा लीजिए वो सारी झूठ का पुलंदा है। ये अभी कह रहे हैं कि 3.5 लाख संविदा की नौकरी दी और 4.5 लाख परमानेंट। 8 लाख का दावा कर रहे हैं, वैसे सरकार ने अभी 8 लाख की बात तो कहीं नहीं, 4 लाख की बात जरूर कही थी, लेकिन डेटा नहीं दिया। ओपी पांडे जी तो भले इंसान है, इन्होंने तो इन्होंने तो 8 ही लाख का दावा किया। योगी जी ने तो दिल्ली के मेट्रो में 4 करोड़ का दावा कर दिया था, मेट्रो में लिखा हुआ था 1.5 करोड़ नौकरियां। हो सकता है मनरेगा वगैरह जोड़ ली। वही तो कह रहे हैं, मनरेगा की नौकरियां तो इन्होंने, भाई मनरेगा की अगर नौकरी है तो मान लीजिए। अभी उदयवीर सिंह को नहीं दिखता तो कोई क्या करे सर? ये तो किसी आपको भी दिखता हो तो आप हमें बता दीजिए। वही तो पूछ रहा हूं ना, आप गुस्सा सर मेरे आप पे क्यों अपने कर रहे दिल पे हाथ रख के बता दीजिए, जो आपका जवाब वो हमारा जवाब, वही हमारे सारे प्रतिपक्षी। तो आपको इतने इनके विकास के कार्यक्रम को दिखे ही नहीं मतलब? अरे सर आप बताइए ना कितना विकास। पूर्वांचल एक्सप्रेस, आपको पता है सरकार ने दावा किया जी कि 2017 के पहले यूपी में कोई मेट्रो ही नहीं थी। हाँ आपको पता है? मैं आपको बताऊं, क्या आपको मालूम है कि नोएडा गाजियाबाद यूपी में नहीं है, लखनऊ यूपी में नहीं है? सुनिए ना सर, यहाँ तो मेट्रो चल रही थी। 2017 के बाद मेरी चुनौती है भारतीय जनता पार्टी को कि लखनऊ की मेट्रो पे इन्होंने 1 किलोमीटर छोड़िए 1 खंबा नया बनाया हो। 1 खंबा भी अगर इन्होंने नया बनाया होगा तो मुझे बता दीजिएगा आप, जहां पर भी बनाया होगा हम लोग निरीक्षण और परीक्षण करने, हम आप और ओपी पांडे जी चलेंगे। एक खंबे की भी इन्होंने की हो। पूरे उत्तर प्रदेश में नोएडा गाजियाबाद को छोड़ करके कहीं पर इन्होंने एक क्या नाम ईंट लगाई हो मेट्रो में, तो हमें बता दीजिए। कानपुर सच बात यह है कि ये सब काम चल रहा है उस पर। कब गए थे? पूर्वांचल एक्सप्रेस की बात बता दूं सर, पूर्वांचल में हमारे कुछ साथी जाते हैं इधर उधर से टक्कर वक्कर मार कर। अच्छा, बिना आवागमन के वो रोड फटने लगी है। वो फटने लग गई है सड़क। आप इस चीज को देखिए, वो सड़क फटने लग गई है चूंकि उसकी जो डीपीआर करी थी ना इन्होंने वो चेंज कर दी। एक जगह सर्विस लेन नहीं, कह रहे 5 पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बना दिए। अपराध में इन्होंने नंबर 1 काम किया है, हत्या में, लूट में, अपहरण में, महिलाओं की डिबेट में जी। मैं नेक्स्ट राउंड में आपसे बाकी सवाल ले लूंगा, इसमें कहीं कोई दो राय। बीरेन जी, सरकार ने 4.5 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है, उपलब्धियां भी बताई हैं और कहा है कि उन्होंने तो कमाल कर दिया, अपने कामकाज के जरिए उन्होंने कमाल करने का दावा किया है। क्या वाकई में कमाल हुआ है? तो फिर अगर कमाल हुआ है तो ये लोग इतने सवाल क्यों खड़े कर रहे हैं? सरकार का ये दावा था कि ट्रांसफर पोस्टिंग का जो धंधा था हमने बंद कर दिया वो, और दूसरा जो भर्तियों को लूट लेता था एक खानदान, वो हमने ख़त्म कर दिया। ये बड़ी प्रमुख बातें थी। लेकिन ट्रांसफर पोस्टिंग का धंधा हमेशा की तरह चलता रहा, खुलता रहा समय समय पर, और तमाम अधिकारियों के नाम आते रहे, आईएएस अफसरों के लिए, आईपीएस भी आए थे, आईपीएस के लिए। और आईपीएस ने तो खुद खोला था कि उत्तर प्रदेश में पैसे लेके एसपी के पद जिलों में बेचे जाते हैं। तो ये सियासत खाली झूठ बोलने का एक माध्यम बनकर रह गई है, या वो जो कमियां हैं उसको स्वीकार करेगी? कोई सरकार नहीं चाहती होगी कि उस पर धब्बा लगे, दाग लगे, लेकिन अगर अधिकारियों के कारनामे से उस पर दागदार होती है तो वो स्वीकार भी करे। क्या जनता की मेमोरी इतनी छोटी है कि वो चीज़ों को भूल जाएगी? कहते हैं 350 सीटें जीतेंगे और 4.5 लाख नौकरियां दी हैं। एक चीज़ जो है इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है कि बहुत सारे सरकारी कर्मचारी कोरोना काल में मर गए, तो वो जो उनके परिजनों को नौकरी दी गई वो क्या नई नौकरियों में जोड़ी जाएगी या वो पुराना ही वाला माइनस रहेगा? दूसरी बात, भ्रष्टाचार पर यह सरकार कंट्रोल नहीं कर पाई, ये खाली बुलडोजर चलवाकर वाहवाही लूटती रही। एक राजनीतिक व्यक्ति ने कहा कि भाई भाजपा का चुनाव चिन्ह बुलडोजर हो जाना चाहिए, यह भी बात आई। कोई एक्सप्रेसवे अभी तक चला नहीं है, बन रहा है 5 सालों से। लखनऊ में एक बड़ी उपलब्धि, सरकार के प्रतिनिधि बैठे हैं, भाजपा के प्रवक्ता, वो बताएं कि 5 साल में एक बड़ी इमारत, बड़ी बिल्डिंग, एक कोई बड़ी उपलब्धि
जो दिखती हो बताएं। अच्छा, जो लोकतंत्र की दुहाई देते हैं उन्होंने ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव में चीर हरण भी देखा। अगर बीजेपी दूसरी पार्टियों को गुंडा की पार्टी कहती थी तो उसके इस चुनाव में गुंडागर्दी चरम पर पहुंच गई। महिलाओं के साथ जिस तरह से अपमानजनक घटनाएं हुई, ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव जीतने के लिए पर्चे फाड़े गए, लोगों को नामांकन नहीं करने दिया गया, वो सब उपलब्धियों में भी जोड़ा जाना चाहिए। बात खाली ये है कि क्या कोई अच्छा काम ही नहीं हुआ, उस पर चर्चा नहीं हो रही। कुछ अच्छे काम हुए लेकिन वो स्टेट के खाते में नहीं है। अगर साल में 2000 रुपया, 4 महीना पे 500 रुपया, ब्रजेश जी 4 महीना 2000 रुपया आता है, मतलब कि एक साल में 6000 रुपया। किसान सम्मान निधि यानी कि 500 रुपया महीना मिलता है। तो गांव गरीब को 500 रुपया और 5 किलो राशन, 3 किलो गेहूं, 2 किलो चावल, ये केंद्र की योजना है, उसमें मुफ्त मिल रहा है। सड़कों की हालत खस्ता है उत्तर प्रदेश में। बिजली ने जरूर कुछ संभाला है, लेकिन किसान आंदोलन से जिस तरह से उत्तर प्रदेश का एक भाग प्रभावित है, लेकिन बिजली बहुत महंगी है उत्तर प्रदेश में वीरेन जी। अब बिजली पैदा नहीं होती, खरीदेंगे तो बिजली तो महंगी रहेगी, महंगी पूरे देश से महंगी है, देते हैं, लेकिन ये दे रहे हैं कहीं से। दूसरा, कोरोना पे इतनी मौतें हुई, सरकारी तंत्र पूरा चरमरा गया, अस्पताल भर गए, सड़कें पट गई, शमशान भर गए। बीजेपी संगठन के कार्यकर्ताओं को, उनके परिजनों को बेड नहीं मिले, फोन अधिकारी उठाते नहीं थे, तमाम दुख दर्द लोगों ने झेला, उनके तमाम अपने लोग मर गए पदाधिकारियों के, वो सब भी तो इसी सरकार में हुआ है। पर ये बता रहे इनका मॉडल को पूरी दुनिया में सराहा गया है। ऑक्सीजन मिली नहीं लोगों को। हमारे यहाँ तो मॉडल एक से एक है, हमारे यहाँ तो जुगाड़ का प्रदेश है। अब मॉडल कौन सा सराहा गया ये देख लीजिए जी भाई। अगर आप उत्तर प्रदेश का या कोई मुद्दा उठ जाए विदेश में तो कहेंगे साहब ये हमारा आंतरिक मामला है, और जरा से कोई तारीफ हो जाए तो कहिए कि भारत का डंका पिट रहा है उत्तर प्रदेश का। तो कड़वा कड़वा जो है थू और मीठा मीठा गप, तो ये सियासत में हमेशा से चलन रहा है। लेकिन लोग वो दिन भूले नहीं हैं, तकलीफों वाले। बीजेपी सरकार में जिस तरह से गुटबाजी रही, अधिकारियों ने कब्जा कर लिया सरकार पर, यह भी उस उपलब्धियों में शामिल होना चाहिए। अफसरों को पूरी छूट है, वो चाहे जितना चाहे जिसका उत्पीड़न करें, चाहे जितना कमाएं, चाहे जिसके घर पे बुलडोजर चलवा दें, भाग खड़े हों। लखनऊ में तमाम अवैध जगहों बुलडोजर चलवा दिया। जो लोग सबसे बदनाम थे वो महत्वपूर्ण पदों पर पोस्टिंग पाते रहे वो अफसर। तो क्या इसके पीछे राज है, ये भी तो बताना पड़ेगा जी। लेकिन समस्या इस बात की है ब्रजेश जी कि पहले राजनीतिक दल और लोग झूठ बोलते थे तो मीडिया उसे खोज कर लाता था, लेकिन अब मीडिया झूठ बोलता है और जनता खोज कर ला रही सोशल मीडिया के द्वारा। बड़ी ऊंची बात आपने कही। बहुत परिवर्तन आ गया है, बहुत परिवर्तन आ गया है भाई। हम लोगों ने किस तरह से देखा है कि उत्तर प्रदेश में अफसर एकदम निडरता से रिश्वत लेता है, घूस खुलेआम ली जा रही, रोज आए दिन चलता है। अधिकारी एक दूसरे के पोल खोल रहे हैं, तमाम मामले आए और कहते हैं आपकी कितना नंबर दिया जाए। बीजेपी के एक शीर्ष नेता निर्माण कार्यों में तो खुलेआम कमीशन चलता है। हाँ, कई मामले आए भाई। बीजेपी के एक शीर्ष नेता ने कहा कि भाई जब कपिया में कुछ लिखे हुए तब तो नंबर दी, जब लिखे नहीं ना, शादी है तो कहाँ से नंबर दिया जाए। बहरहाल एक्सप्रेस वे जो लखनऊ में बहुत चर्चित बन रहा है, उसके एक ठेकेदार के यहाँ भी छापा पड़ा है और 2 पैच उसके पास हैं जो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बना रहा है। मतलब 2-2 हजार करोड़ के एक पैच हैं, 4000 करोड़ के करीब काम उनके यहाँ भी छापा, उनके यहाँ भी छापा। चलो वहाँ तो कुछ मिल सकता है, आपके यहाँ तो खाली ही था। और उनको पूर्वांचल में भी मिला है काम, और उनको बुंदेलखंड एक्सप्रेस में भी मिला है।
तो ये पूरा हिसाब हो जाएगा उनसे। बहरहाल हम लोगों को ये धर्म की अफीम, पाखंडवाद, झूठ, फरेब, इनसे बचना है। हमें अपने बच्चों के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ सच्चाई जिंदा रखनी है। एक साहित्यकार ने लिखा है कि होंगी तुम्हारे पास जमाने भर की डिग्रियां, पर अंधविश्वास और पाखंडवाद से मुक्त ना हो सको तो अनपढ़ के समान हो तुम। बहरहाल जो सत्ता के शीर्ष पर बैठे हैं, उनकी मेहरबानी वो किसी पर रहमो करम कर दें, किसी पर उदार हृदय हो जाएं, किसी को अच्छा ओहदा दे दें, कि वो बख्शे खिताब या जागीरे वतन आला मालिक हैं। उन्हें ये अख्तियार है कि दे उरूज या किसी को जमीदोज करें। वाह, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने इन तर्कों से दीपक वाजपेयी को काफ़ी चमत्कृत कर रखा है। वो काफ़ी अचरज भरी निगाह से देख रहे थे। दीपक जी, शुक्रिया आपका कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। हालांकि आज आप थोड़ा सा लेट जुड़े हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार दावा कर रही कि 4.5 साल में कमाल काम किया है, अभूतपूर्व उपलब्धियां हासिल की हैं, लाखों लोगों को नौकरी, हर हाथ को काम और ज़बरदस्त तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम किया है, उद्योग धंधे लग गए हैं। आपको पेट में क्यों दर्द हो रहा है? देखिए, पहले तो आपका शुक्रिया शो में मुझे बुलाने के लिए। दूसरा, इस मौके पे मैं आचार्य नरेंद्र गिरी जी, जिनकी आज संदिग्ध परिस्थितियों में आज उनका निधन हो गया, उनको मैं श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं और बहुत दुख अपना प्रकट करना चाहता हूं। इसके बाद जो सवाल आपने किया, उस पर मैं यही कहना चाहूंगा आदरणीय योगी जी से कि योगी जी, आपकी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। मतलब आप शिक्षा के क्षेत्र में 20वें नंबर पे खड़े हुए हैं 28 स्टेट्स में, स्वास्थ्य के मामले में आप 23वें नंबर पे खड़े हुए हैं, बिजली आप नंबर 1 पे जरूर है, देश में सबसे महंगी बिजली आप बेच रहे हैं। बाकी क्या हालत है ये अभी आपने फैजाबाद में देखा, इसमें फिरोजाबाद में देखा, जिस तरह अभी आपने कहर देखा, डेंगू का एक बेड पे 3-3 बच्चे भर्ती थे, कैसे बच्चों को पिता की गोद में उनकी जान चली गई, उनको बेड नहीं मिल पाया। आपने देखा कोरोना में किस तरह का भ्रष्टाचार हुआ, भयानक 68 जिलों में सामने आया। आपने अभी देखा कि एक प्रसूता की मौत हो गई, मोमबत्ती में प्रसव कराने की कोशिश की जा रही थी। मुझे लगता है कि ये फिर भी ईमानदार होता अगर मुख्यमंत्री ये कहते कि बहुत सारा काम करना बाकी है, अभी शिक्षा में, स्वास्थ्य में। इस तरह का डंका पीटना, मतलब जिस सरकार को अपने विज्ञापन में छापने के लिए उत्तर प्रदेश की एक तस्वीर ना मिल पाए और वो बंगाल की तस्वीर छापनी पड़े, ये भी तो हो सकता है कि उत्तर प्रदेश की तरक्की देख के आपको जलन हो रही हो। नहीं, मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं ब्रजेश जी, मैं तो उत्तर प्रदेश की तरक्की का सपना देखता हूं, इसी सपने के साथ मैं राजनीति में आया हूं। मुझे क्यों जलन होगी कि हम सब लोग मिलकर ये तरक्की करने वाले हैं, किसी एक पार्टी, किसी एक व्यक्ति के जरिए नहीं होनी है। इसीलिए मैं कह रहा हूं, सबसे पहले जरूरी थी स्वीकारोक्ति। ये स्वीकारोक्ति होती कि उत्तर प्रदेश का विकास नहीं हो पाया, हम धर्म जाति के झगड़ों में पड़े रह गए और इसके आगे विकास का काम शुरू करते। लेकिन सबसे दुखद जो बात है वो ये है कि उत्तर प्रदेश की जो दुर्दशा है, उसकी दुर्दशा की स्वीकारोक्ति नहीं है। मतलब खुद मुख्यमंत्री, मुझे लुई 16वें की याद आती है, जब आपको याद है फ्रांस की क्रांति हुई तो लुई 16वें की पत्नी ने कहा कि अगर इन लोगों को रोटियां नहीं मिलती तो ये केक क्यों नहीं खाते। क्या आपको, मतलब मुख्यमंत्री को अंदाजा ही नहीं उत्तर प्रदेश की दुर्दशा का, लोगों की तकलीफों का, उनकी यातनाओं का पता ही नहीं है क्या? और जिस तरह के अत्याचार यहां हो रहे हैं, अभी आपने देखा होगा रूरा में एक और हत्या हो गई एक ब्राह्मण की, और वहां पर आप तो जातिवादी राजनीति करते हैं, हर वक्त ब्राह्मण उत्पीड़न, पता नहीं आपको सिर्फ एक ही समाज का उत्पीड़न दिखता है। मैं ब्रजेश जी का नाम बदल दूं क्या? जिनकी हत्याएं हो रही हैं, जिन पे अत्याचार हो रहा है, मैं खुशी दुबे का नाम बदल दूं क्या? जिसको 1 साल से सरकार ने बंद कर रखा है, क्या मैं रेखा अग्निहोत्री का नाम बदल दूं क्या? प्रभात मिश्रा, जिसको जानवर की तरह खींच के जिसका एनकाउंटर कर दिया गया, एक मुकदमा नहीं था, उसका क्या नाम बदल दूं मैं? आज रूरा में हत्या हुई, मैं क्या नाम बदल दूं? ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब हम आंखें बंद कर लें, ये स्वीकारोक्ति नहीं करना। मैं कहता हूं सरकार कम से कम, मैं कहता हूं कि जातिवाद ना करें, बस मेरा ये कहना है। तरीके से एक साजिश के तहत, सर, जब एक जाति को टारगेट करके सरकारी तंत्र पीछे पड़ेगा तो उसको आप नहीं पहचानेंगे तो सच्चाई से आंखें मोड़ रहे हैं। आपके लिए नहीं कह रहा हूं, मैं एक राजनीतिक कार्यकर्ता के लिए कह रहा हूं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का हो। क्या वजह है कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक खुद इस बात को अंडरलाइन करते हैं कि अत्याचार हो रहे हैं? वो क्यों करते हैं? चलिए हम कर रहे हैं।
अक्रॉस पार्टी सारे लोग इस पर एक मत हैं कि जानबूझकर संगठनात्मक तरीके से, सुनियोजित तरीके से एक ही वर्ग पर लगातार अत्याचार हो रहा है। और इंद्रकांत त्रिपाठी की हत्या होती है, आप एसआईटी से जांच कराते हैं और नतीजा बताते हैं कि जी उन्होंने तो खुद आत्महत्या कर ली, और जो एसपी फरार है आज तक पकड़ा नहीं गया, वसूली चल रही है अधिकारियों के जरिए। मतलब यहां पर कुशासन का, जरूर योगी जी की एक बात से सहमत हूं कि कुशासन के मामले में, भ्रष्टाचार के मामले में, शमशान से लेकर कोरोना उपकरणों के मामले में भ्रष्टाचार में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर। थैंक यू। मैं ओपी पांडे जी को नंबर मिलना चाहिए जी, शुक्रिया आपका दीपक जी। मैं ओपी पांडे को आमंत्रित करता हूं। ओपी पांडे जी, अभी आपने विपक्ष के आरोप सुने, आपने अपनी उपलब्धियां गिनाई, ये लोग काफी नाराज हैं और खफा हैं। इनका ये कहना है कि आपकी सरकार ने कोई काम नहीं किया, बल्कि गुंडा राज बढ़ा, कानून व्यवस्था खराब हुई, भ्रष्टाचार बढ़ा, नौकरियां नहीं मिली, काम धंधे बंद हैं, और कोरोना के दौरान जो कुछ भी हुआ उससे बड़ी कोई त्रासदी नहीं हो सकती। देखिए ब्रिजेश जी, उत्तर प्रदेश सरकार जब से आई है तब से हमने 2.5 करोड़ ज़्यादा मकान बना दिए हैं लोगों को, नहीं सॉरी 2.5 करोड़ ज़्यादा शौचालय बना दिए हैं, करीब 50 लाख मकान हमने बना दिए हैं गरीबों को, 1.5 करोड़ लोगों को बिजली कनेक्शन दिए हैं, तमाम जिलों में मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, करीब 59 जिलों में मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, किसानों का कर्ज माफी किया गया, 30,000 करोड़ ज्यादा कर्ज माफी किया गया किसानों का। इन लोगों को क्यों नहीं दिखता ये सब जी? इन लोगों को दिखता क्यों नहीं है? नहीं, जिनको दिखता है वो वोट देते हैं। देखिए 17 में हमारी सरकार बनी, 19 में जनता का सर्टिफिकेट मिल चुका है कि 19 में 50% लोगों ने हमको वोट दिया, और जब 22 में चुनाव होगा फिर जनता सर्टिफाई करेगी कि ये चीजें जनता को मिलती है। जो पॉलिटिकल पार्टी के लोग जो धंधे में लगे थे, जो भ्रष्टाचार करके पैसा कमाते थे, माफियागिरी करते थे, उनके धंधे प्रभावित हो रहे हैं, वो परेशान है। आम जनता जिसको लाभ मिल रहा है वो हमको वोट दे रही है। 2019 पर आप जो उपलब्धियां बता रहे हैं वो उपलब्धियां जी दिखती क्यों नहीं है? आप कह रहे हैं कि हमने ये किया, हमने वो किया, एक जमीन पर एक भी प्रोजेक्ट पूरा क्यों नहीं हो पाया आपका? नहीं, आप किसी गांव में चले जाइए, आपको शौचालय। मैं गांव छोड़िए, आप मुझे बताइए विकास के वो कौन से प्रोजेक्ट हैं जो आपने कंप्लीट कर लिए हैं, क्योंकि अब तो 2-3 महीने के बाद चुनाव है। नहीं, मैंने तो आपको बताया कि देखिए हम लोगों ने सबसे पहला काम किया किसानों को कर्ज माफी, 30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा कर्ज माफ किए किसानों के। हमने शौचालय बनाए 2.5 करोड़ से ज्यादा, हमने 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को घर बिजली पहुंचाई, हमने करीब 50 लाख लोगों को मकान बना के दिए, हमने करीब 7 करोड़ लोगों को, जो गरीबों को अनाज की व्यवस्था, चिकित्सा की व्यवस्था दी, करीब 15 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज हम लोग दे रहे हैं प्रदेश में, 2/3 से आप पॉपुलेशन को, और जिनके पास मिल रहा है उनको पहुंच रहा है। ज्यादातर पॉपुलेशन जो गांव के हैं उनको 4 महीने। अच्छा, दीपक वाजपेयी ने आरोप लगाया कि एक जाति विशेष, ये ब्राह्मण को कह रहे हैं कि उन पर बड़ा अत्याचार हो रहा है। अब दीपक विजेश जी, आप भी ब्राह्मण, हम भी ब्राह्मण, और दीपक जी भी ब्राह्मण हैं, मेरे ऊपर तो कोई अत्याचार हुआ नहीं आज तक। आप रूलिंग पार्टी में, आप पर क्यों होगा? नहीं, देखिए अत्याचार तो ब्राह्मण पर होता है ना, अत्याचार कोई पार्टी देख के थोड़ी होता है। तो आपको क्या दे दिया पार्टी ने? चलो यही बता दो। आप तो नौकरी छोड़ के, आप तो अच्छे खासे इंजीनियर थे, मुझे याद है, आपकी सैलरी 2 लाख रुपए महीने थी। नहीं, दोनों आज 2.5 लाख होती। 2.5 लाख, देखो खुद ही कह रहे हैं 2.5 लाख होती। आप इस समय डायरेक्टर होते कम से कम यूपीपीसीएल में, होते कि नहीं होते? अभी तो सुपरिटेंडिंग इंजीनियर होते। हाँ, जो अच्छी पोस्ट पे होते। एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। हाँ, आपको क्या दे दिया? पांडे जी को एक बात कहना चाहता हूँ। नहीं, हाँ दीपक मैं कहना चाह रहा हूं, देखिए पांडे जी बहुत ही सेवा भावी व्यक्ति हैं और लोगों की सेवा। अरे उनको कैरेट मत लटकाओ, उनको अपनी तरफ खींचने की कोशिश मत करो। पांडे जी जन्मजात संघ के विचारधारा के व्यक्ति हैं। सुनिए, केवल ये कह रहा हूं कि खल मंडली बसो दिन राती, सखा धर्म निभे के बाती। आप ये मंडली, खल मंडली छोड़ के इधर आ जाइए, सेवा के काम में जुट जाइए, आपका बड़ा सम्मान। नहीं, खलों को ठीक किया जा रहा है। देखिए मुख्तार अंसारी तमाम प्रॉपर्टी तोड़फोड़ की गई, जब्त किया गया, ढांचे गिराए गए, तो खलों को हम लोग ठीक करने काम कर रहे हैं। अरे छोड़िए, खल मंडली छोड़िए, जब तमाम खल परेशान चल रहे हैं, जितने खल थे प्रदेश के सब परेशान चल रहे हैं। बनारस सेवा का धर्म निभाना है, आम आदमी पार्टी में आ जाइए, खल मंडली को छोड़ दीजिए, इनके सर पे बहुत थैंक यू, एक सेकंड रुके, ये डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन का वक्त नहीं है। ओके, उदयवीर जी, सरकार तो इतनी उपलब्धियों का जिक्र कर रही है, इतने एक्सप्रेसवे बना दिए, इतने अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट चालू कर दिए, इतने मेडिकल कॉलेजेस बना दिए, आपको दिखता क्यों नहीं है? सच्चाई और हकीकत में वही अंतर है जो एक्सप्रेसवे और शौचालय में होता है। आप पूछ रहे हैं आपने कौन सा बड़ा प्रोजेक्ट पूरा किया, वो जवाब देते हैं शौचालय बनाया हमने। आप पूछते हैं
देखिए, जितनी भी उपलब्धियों की बात ये कर रहे हैं, अभी भ्रष्टाचार सुशासन की बात मुख्यमंत्री जी बहुत कर रहे थे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे चटक गया, अभी शुरू भी नहीं हुआ इससे पहले। और बिजली विभाग का मैंने एक मामला आपके चैनल पर भी बड़ी प्रमुखता से चलाता उठाया था कि डिफॉल्टर कंपनियों को काम दे दिया, मुख्यमंत्री ने जांच के आदेश दिए। आपने भी चलाया था उस विषय को। जी, मुझे याद है। मुख्यमंत्री ने जांच के आदेश दिए, चीफ सेक्रेटरी ने जांच के आदेश दिए। आज खबर चल रही थी कि उसी कंपनी को उसी में एलओआई जारी हो गई, जांच अभी विचाराधीन है। कोई तो जिस मुख्यमंत्री का छोटे मोटे भ्रष्टाचार है, होने दीजिए। शाह साहब के बेटे की संपत्ति 1600 करोड़ गुना बढ़ी, 600 गुना बढ़ी, लेकिन सोनू सूद पे छापा पड़ गया और उसी में एपको वाले फंस गए, इन्हीं के ठेकेदार पूर्वांचल एक्सप्रेसवे वाले। शान अवध में भ्रष्टाचार हुआ, बेईमानी करके बेच दिया गया। ये मुद्दा डिप्टी वो एक गंभीर प्रकरण है, वो केशव मौर्य ने खुद चिट्ठी लिख के उठाया। वो एक शान अवध की बिक्री गंभीर मुद्दा है। जिस उप मुख्यमंत्री की जांच कराने की हैसियत नहीं हो, तो सोचिए भ्रष्टाचारी। वो 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी 400-500 करोड़ में लुटा दी। मैं एक और बात बता रहा हूँ, सोशल मीडिया पे बात है। सोशल मीडिया पे चर्चा है एक बड़े अधिकारी के वीडियो की। अच्छा, सोशल मीडिया पे चर्चा है, हेमंत तिवारी जी ज्यादा बता पाएंगे इस विषय में। तिवारी जी के पास तो हर तरह के वीडियो होते हैं, सीधे उन्हीं को कनेक्ट कर लेते हैं। भाई तिवारी जी क्या, तो मैं जो कह रहा हूं आपसे, मैं बात खत्म कर। हाँ, आप अपनी बात खत्म कर। मैं जो बात कह रहा हूं, बेईमानी भ्रष्टाचार कोई काम नहीं, और केवल झूठ बोलना, प्रचार करना, विज्ञापन देना, झूठ बोलना। इसीलिए छमाई तिमाही ये सब जश्न मनाने पड़ रहे हैं, क्योंकि अवसर प्रचार। हेमंत तिवारी जी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, उत्तर प्रदेश के बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट है। हेमंत जी, शुक्रिया आपका, आप देर से जुड़े, दर्शक आपका इंतजार भी कर रहे थे। मैं आपसे जानना चाहता हूं, पहले तो स्पष्टीकरण दीजिए कि आप देर से क्यों जुड़े। दूसरा, सरकार ने 4.5 साल पूरे कर लिए हैं, वो कह रही हमने कमाल किया है, लेकिन यहाँ जो विपक्षी दलों के प्रवक्ता हैं वो लाठी डंडे के साथ बैठे हैं, मानने को तैयार नहीं है। असल में ब्रजेश जी, मैं एक ऐसे तकनीकी दिक्कत में फंस गया था जिस दिक्कत में इस वक्त उत्तर प्रदेश की आम जनता फंसी हुई है। जनता सोच रही है किसको वोट दें, किसको न दें, विकास को वोट दें, जात को वोट दें, धर्म को वोट दें या बिरादरी को वोट दें, तलाश रही है। मैं भी बड़ी देर तक मशक्कत में था, आपकी टेक्निकल टीम और हम दोनों लोग संघर्ष कर रहे थे, इसलिए विलंब हुआ। विलंब के लिए क्षमा जी। जहां तक मैं तो दरअसल इस विषय की डिबेट में मैंने निवेदन किया था, कृपया मुझे न बुलाएं। मैं कहूंगा क्या, बताऊंगा क्या, मेरे पास कुछ जानकारी नहीं बताने की। एक बात साफ है कि जब आप 324 विधायकों की थम्पिंग मेजॉरिटी की सरकार बनाते हैं तो आपसे बड़ी उम्मीदें होती हैं। चुनाव नजदीक आ गया है, अब चुनाव की बात हो रही है, चुनाव होगा, परिणाम आ जाएंगे। चुनाव परिणाम के लिए ये विकास वगैरह कोई विषय थोड़ी होते हैं। माफ कीजिएगा, थोड़ी सी खराब बात कह रहा हूं। इस मंतव्य के पीछे कतई मेरी निराशा भाव है, ऐसा मत सोचिएगा। ये हमारा तजुर्बा है, लगातार देख रहा हूं। विकास की कौन सी जरूरत होती है इलेक्शन जीतने के लिए? विकास पर अगर इलेक्शन जीता जाता, तो जो उदयवीर सिंह बैठे हैं, मैं आज भी मानता हूं अखिलेश यादव का आखिर 2.5 साल डेवलपमेंट ओरिएंटेड थे, 47 सीटें थोड़ी मिलती। ये पहली बार आप खुलासा कर रहे हो, इसके पहले नहीं किया था आपने कभी? नहीं, मैं बार बार कहता हूं अखिलेश यादव के कार्यकाल के 2.5 साल, आखिर 2.5 साल बहुत अच्छे रहे, अच्छी योजनाएं आई, कंस्ट्रक्टिव अप्रोच के साथ आए, पब्लिक ने पसंद भी किया। लेकिन पब्लिक इस नोट कहाँ करती है, कब करती बताइए? पर ये विकास एमएच खान जी को क्यों नहीं दिखाया? अरे किसको? एमएच खान साहब को। मैं किसी निजी व्यक्ति या किसी निजी पार्टी पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, न करना चाहिए। बड़ा चैनल है, करोड़ों लोग देखते हैं, अपना दिल दिमाग बनाते हैं जिस चैनल के तथ्यों को देख करके, इसलिए जो शुद्ध सात्विक सत्य है वही कहने की कोशिश करूंगा। और इसमें कोई शक नहीं ब्रजेश जी, जो करप्शन मैं कह रहा हूँ 3000 करोड़ करप्शन कर लो, 5000 करोड़ अपने घर में रख लो, पार्टी में रख लो, दुनिया की प्रॉपर्टी खरीद लो, लेकिन साहब वो थाने में वो जो CHC PSC है, वो जो तहसील है, यहाँ करप्शन रोक दो। जनता का मतलब वहां से है। करेक्ट। उत्तर प्रदेश की अधिसंख्य जनता का मतलब उनकी बुनियादी जरूरतों के जो भी संस्थान है, मैं तो कहता हूँ कि 95% लोगों का काम तो थाना, कचहरी, अदालत यहीं तक से रहता है। हाँ, तो भाजपा प्रवक्ता यहाँ करप्शन रुक गया।
जी। और अगर ये बता दें तो अभी हम लोग डिबेट के बाद यहाँ से उठते हैं, 50 किलोमीटर दूर किसी ग्रामीण स्थल पर चलते हैं, सब चले, प्रवक्ता जी भी चले। हेमंत जी अपना फोन जरा आप हटा के रखिए, आवाज आ रही है। ये कोई काट कॉल आ दीजिए। गई थी, हाँ, माफी चाहूँ, कट गई जी। मेरी बात सुनिएगा। जी। हम खुद उत्तर प्रदेश और भारत का नागरिक होने के नाते और गांव से आने के नाते इस बात की प्रत्याशा और अपेक्षा रखते हैं कि कोई बड़ी सरकार में, भाजपा की सरकार को बड़ी सरकार मानता हूं। केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के लिए बहुत कुछ किया है, उसकी योजनाएं पसंद की जा रही हैं, लेकिन जी पहली प्रायोरिटी क्या होती है? हमारे थाने में थानेदार बिना पैसा लिए, बिना सिफारिश के सही बात सुन ले, और इसी से परसेप्शन बनता है। तो इसी थाना, सरकार के ब्लॉक, प्रति। तहसील, डीएम और एसपी, इनके जी। दफ्तरों में जो भ्रष्टाचार है, अकर्मण्यता है, हिला हवाली है काम की, वो नहीं हो रही। कहाँ कम हुआ? जी नहीं कम हुआ। इतनी बड़ी सरकार है, क्यों नहीं कम हुआ? मुख्यमंत्री सख्ती दिखाते हैं, लेकिन उसका असर बहुत अधिक नहीं दिखा। यही तो बात मैं कह रहा हूं। जी। कोशिश की गई, लेकिन उस कोशिश का परिणाम क्या हुआ? जी। क्योंकि जब किसी बड़ी सरकार में और ऐसी पार्टी की सरकार में जिसका पैराफर्नेलिया देश दुनिया में सबसे बड़ा है, जिसके पास इतना बड़ा सिस्टम है, जी, अगर उसकी क्रॉस इंक्वायरी, मतलब दो तरफा जांच नहीं होगी, अफसर भी जांचे, संगठन भी जांचे, पार्टी भी जांचे, रिपोर्ट दे, उस पर सम्यक कार्रवाई हो, दुर्भाग्य कैसा नहीं हो पाया। सुरेंद्र राजपूत जी, आपकी इस बात में कुछ बात जोड़ना चाहते हैं? आप अपनी बात कंप्लीट करें, मैं उनको। जी सुरेंद्र जी। मैं किसी सरकार, अच्छा सर चलिए कोई बात नहीं। ओके, सुरेंद्र राजपूत जी, हेमंत जी ने जो बात कही उसको आप कितनी तथ्यात्मक मानते हैं? शब्दशः सही बात कही हेमंत जी ने, एकदम सही कहते हैं ना। और मुझे हैरानी कि आज आपकी और उनकी बात मैच कर रही है। हाँ बिल्कुल, मुझे खुद भी हैरानी कि आज हेमंत जी ने इतनी अच्छी, इतनी तथ्यात्मक बातें कही। आपके हिसाब से बोले तो हेमंत जी ठीक? नहीं, मेरे हिसाब से नहीं बोले, जनता के हिसाब से बोल रहे हैं हेमंत जी। कहते हैं ना कि इस सिरे से उस सिरे तक सब शरीके जुर्म हैं, कोई जमानत पर रिहा है, कोई फरार है। आज आप देखिए, सरकार के अधिकारी या तो जमानतों पर रिहा हैं और या फरार हैं, वो कौन पाटीदार है उसकी तरीके से। आप ये देखिए, सड़कों में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क है, कोई नहीं कह पा रहा है। इतना बड़ा पूर्वांचल एक्सप्रेस वे टूटा जा रहा है, आपके सामने है। लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा, युवा परेशान, किसान 10 महीने से बैठा हुआ है। आप अभी ओपी पांडे जी से, भले आदमी, ये पूछ लीजिए कि पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा महंगी बिजली क्यों? ये तो यूपी पीसीएल के हैं भाई, और शरीफ आदमी है, सही सच बोलते हैं। गांव की बिजली 35 रुपए हाउस पावर है, क्या नाम, हरियाणा में, वो भी भाजपा का राज्य है, और यहाँ 175 रुपए। 5 गुना बिजली महंगी कहीं होती है क्या? आप ये बताइए। हरियाणा भी अपनी उपज नहीं कर रहा, बल्कि यूपी तो अपनी भी उत्पादन करता है बिजली का। बिजली की उपज में, क्या नाम, बिजली के खर्चे में, सारी चीजों में आपका भी कहने का तात्पर्य कि थाना, ब्लॉक, तहसील, डीएम और एसपी का सर कोई ऑफिस एक बात, भ्रष्टाचार और अकर्मण्यता का अड्डा है। बात सुन लीजिए, स्वास्थ्य विभाग से लेकर के थाने तक, उदयवीर जी रुकेगा, मैं किसी भी, आप कोई एक डिपार्टमेंट, कोरोना काल में आप ही ने किया था। आज रोने, अभी तक रोना आ जाता है ब्रजेश भाई, जब आप कोरोना काल की आपकी डिबेटों को हम याद करते हैं, और उसके बाद तो हॉरिबल माहौल था। इतनी निर्लज्ज सरकार है, कह रही कि कोरोना काल में हमने एक्सेप्शनल काम किया है। जी, दीपक वाजपेयी जी कुछ पक्ष रखना चाहते हैं। काम किया है दीपक वाजपेयी जी, किस्म के थेथर लोग। उत्तर प्रदेश सरकार ने 4.5 साल की उपलब्धियों में यह दावा किया है कि देश दुनिया में उनके कोरोना प्रबंधन को सराहा गया है। कमाल है। मैं तो आज की बात बता रहा हूं आपको कि उज्जैन की, इंदौर की एक संस्था से वर्ल्ड रिकॉर्ड के यहाँ पे वो लिए जा रहे हैं, सर्टिफिकेट लिए जा रहे हैं। देखिए, इस तरह के सर्टिफिकेट आप जनता से ले तो अच्छा है। जो फिरोजाबाद में आपने देखा कि डेंगू के उपचार के दौरान जिस तरह की हालत बनी, आपने देखा कि जिस तरह एक मोमबत्ती की रोशनी में एक प्रसूता की मौत हुई या प्रसव कराया जा रहा है, जिस तरह आपने देखा कि एक व्यक्ति की गोद में उसके बच्चे का निधन हुआ और वो अपने कंधे पर लाश लेके अपने बच्चे को लेके जा रहा है। ये क्या सरकार को कोरोना के मामले पर अपने प्रबंधन पर खुश होने का हक है? देखे हैं, नहीं, मुझे लगता है, देखिए, ये उनके जमीन पे तय है कि वो शर्मिंदा हो या ना हो, लेकिन कम से कम स्वीकारोक्ति होनी चाहिए कि उत्तर प्रदेश में अव्यवस्था, कुव्यवस्था, भ्रष्टाचार ये चरम पर हो गए। उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे पहुंच गया। ये हम सब लोग के लिए जी, मैं एमएच खान साहब को डिबेट में आमंत्रित करता हूं। खान साहब, हेमंत तिवारी जी ने एक महत्वपूर्ण तथ्य रखा है, थाना, तहसील, ब्लॉक, डीएम और एसपी के दफ्तरों में व्याप्त भ्रष्टाचार और जनता के काम न होने के। आप इस तथ्य से कितना सहमत हैं?
नहीं, मैं हेमंत पोस्टिंग में भ्रष्टाचार पूरी तरह सहमत हूँ जी, पूरी तरह सहमत हूँ। और ये तो है ही है। दूसरा ये कि इन्होंने कहा शौचालय बनाए, हमने घर दिया, मकान दिया। बहन कुमारी मायावती जी के शासनकाल में काशीराम आवास योजना चली थी। काशीराम कॉलोनी बहुत अच्छी, बहुत ही खूबसूरत बनी थी जी, और 2 कमरों का मकान बिना जात बिरादरी हुए गरीब आदमी को दिया जा रहा था जी। दूसरी बात ये देखिए, शकुंतला मिश्रा यूनिवर्सिटी बनाई गई जिसमें विकलांग लोग, पूरे हिंदुस्तान में कहीं ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है, और उसमें विकलांग लोगों की पढ़ाई की जाती है। और उनको प्रोत्साहित करने के लिए हर साल पूरे देश के विकलांग लोगों का टूर्नामेंट किया जाता है। 2 साल से कोरोना की वजह से बंद है, वरना ये सब निराले काम है बहन कुमारी मायावती जी के। और ये काम हेमंत जी को तो अखिलेश यादव का काम दिख रहा है। नहीं, आप हेमंत जी को नहीं, हेमंत जी इसको भी एक्सेप्ट करेंगे। ये चीज अभी आप जाइए, देखिए पारा के पास बिल्डिंगें खड़ी हैं, माननीय काशीराम जी के नाम से बनी बिल्डिंगें खड़ी हैं, जाकर देख सकते हैं, कोई भी देख सकता है जाकर के जी। ऐसा कुछ नहीं है। दूसरी बात यह है कि पुरानी मेमोरी निकल जाती है। किया देखिए 4-6 मकान नहीं, यही मैं कह रहा हूं, काम के मामले में आप आइएगा। ओके, उदयवीर जी कुछ कहना चाहते हैं, आपके पास 10 सेकंड है सर। बहुत खत्म है सर, 10 सेकंड। डीएम और एसपी की बात कर रहे हैं, जब डीएम एसपी की पोस्टिंग में भ्रष्टाचार है तो मुख्यमंत्री दफ्तर की बात क्यों नहीं करते? उस बड़े भाजपा के पदाधिकारी की बात क्यों नहीं करते जो जिलों में जा जाके वसूली कर रहा है? सवाल यह है, जब एसआईटी ने दोषी पा गया पुलिस वालों को, तो जिसने आरोप लगाए वो सजा भुगता, और जिन लोगों को दोषी पाया गया भ्रष्टाचार करके पोस्टिंग कराने में, वो आज भी नौकरी कर ओके, ओपी पांडे क्लैरिफिकेशन। नहीं, देखिए एक चीज तो मैं कोरोना पर कहना चाहूंगा कि देखिए एसआईटी का क्या हुआ? एसआईटी जांच का कोरोना पर जो इन लोग क्लेम कर रहे हैं, देखिए भाई कोरोना नहीं, केरल जैसे राज्य में जहां कोरोना प्रबंधन बहुत अच्छा समझा गया था, वहां आज स्थिति आप देख रहे हैं। पिछले शर्म आनी चाहिए, केरल के लिए भी आनी चाहिए। आ रहा हूं हेमंत जी, आता हूं। तो शर्म तो आपको आनी चाहिए। नहीं, एक दूसरे के प्रति सम्मान जनता के ऊपर भरोसा रखिए, जनता की बातें होती है, उसको सब मालूम होता है कौन कैसा है, ओके, क्या कर रहा है। फाइनल वर्ड हेमंत तिवारी जी, गो अहेड। हेमंत जी बोलिए। हेमंत जी कुछ थोड़ा शांत हो लें। हाँ, हो गए। आपके पास 20 सेकंड है सर। सारी चर्चा चुनाव की हो रही है जी, और इसमें कोई शक नहीं। मैंने ये कहा कि सरकार का परफॉर्मेंस भले अच्छा ना हो, लेकिन विनेबिलिटी कंपोनेंट जो चाहिए भारतीय जनता पार्टी उस पर काम करती हो कर रही है। अभी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेलफेयर स्कीम्स, जैसे वीरेंद्र जी ने जिक्र किया, चाहे किसान सम्मान निधि हो, चाहे वो आवास हो, इन सब का असर है। गैस, उज्ज्वला गैस का भी असर है। और बाकी जय सिया राम, जो सबसे बड़ी चीज है जी, कि कम्युनल लाइंस पर चुनाव हम लोगों ने लगातार 4 बार देखा है, और जब इस लाइन पे होगा तो भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से सबसे 2 हाथ नहीं, इस बार भी आपको ऐसी आशंका है कि आप कम्युनल लाइन पर चुनाव देखेंगे? 100%। नो डेवलपमेंट, कोई रोजगार की बात नहीं, कोई किसान मजदूर गरीब की बात नहीं, कोई महंगाई की बात नहीं, पेट्रोल डीजल सरसों का तेल की बात नहीं, अच्छी सड़कों की बात नहीं, कोरोना पे गिरी लाशों पर बात नहीं होगी। बहुत दुखद था। व्यवस्था नहीं थी, लेकिन लोग भूल जाते हैं। जब हिंदू मुसलमान की बात होगी तो रोटी मिल रही कि नहीं मिल रही लोग भूल जाते हैं, अपनी जात देखते हैं, धर्म देखते हैं। इसी हिसाब से वोट देखा गया है, बड़ी बड़ी दिक्कतों के बावजूद उसी हिसाब से वोट देखा जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हेमंत जी, आपका बहुत धन्यवाद, और बाकी अतिथियों का बहुत शुक्रिया कि आप सबने अपना कीमती वक्त आज की एक बेहद महत्वपूर्ण परिचर्चा के लिए निकाला। बहनों भाइयों, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस डिबेट को देखने के लिए। नमस्कार।